ग्रुप में जो होमवर्क भेजा गया है वो आपकी चैप्टर पर बेस्ड है, फिल इन द ब्लैंक, और आपको हिंट भी दिए हैं ऊपर क्लू बॉक्स में, तो आपको खुद से ही सॉल्व करना है, उनको खुद ही फाइंड आउट करना है फिल इन द ब्लैंक को, और उनको फिल करके विद आंसर्स आपको उसकी पिक्चर क्लिक करके ग्रुप में सेंड करनी है 2:30 से 5 o'clock तक, जब आपका ग्रुप ओपन होगा आज की आज में। अगर आज होमवर्क नहीं आया आज यस वाला तो मैम। मैं आपको क्लास अटेंड करने नहीं दूँगी कल की। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, और ग्रुप में आपके नेम मेंशन किए जाएँगे, मतलब बैड स्टूडेंट्स में वो अलग, ध्यान रखिएगा। तो आज अगर ग्रुप में होमवर्क नहीं आया तो मैं आपको बता दूँ, बहुत से बच्चों को मैंने क्लास अटेंड करने नहीं दी है, जिन्होंने भी ग्रुप में सेंड नहीं किया अपना होमवर्क। तो अच्छा रहेगा कि आप लोग अपना होमवर्क ग्रुप में सेंड कर दें टाइम से। हुँ? याद रखिएगा इस चीज़ का। अपना नेम ज़रूर मेंशन करिएगा, और फिर भी मैं दोबारा मैम बता दे रही आपकी हूँ। आवाज नहीं आ रही। हाउ कैन इट पॉसिबल बेटा? किसको नहीं आ रही आवाज़? बेटा किसी को भी नहीं आ रही मेरी आवाज़? मैम आ रही है। बेटा आ रही है स्तुति, मे बी देयर इज़ एन नेटवर्क इश्यू विद यू, है ना? मैम बहुत तो अच्छे से आ रही है हमें तो। हाँ बेटा, आई थिंक देयर इज़ अ नेटवर्क इश्यू, सो यू शुड हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क, है ना? आज की डेट में आप उसे भेज देंगे। चलिए अब हम चैप्टर डिस्कस करते हैं, तभी तो आप उस होमवर्क को कर पाओगे, जब आप चैप्टर को समझोगे तब। ओके? नाउ सो क्या बोला गया है आपको बुक में? एक्सीडेंट्स कैन टेक प्लेस एवरीवेयर एंड एनी टाइम। एक्सीडेंट्स देखो बेटा कहीं भी हो सकते हैं। ऐसा कोई अगर पहले से बता दे कि हाँ, हमारा एक्सीडेंट होगा तो हर कोई बच ही जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, एक्सीडेंट कहीं भी और कैसे भी कहीं भी हो सकते हैं। हमें नहीं पता होता कब होने वाले हैं, ठीक है? लेकिन क्या होते हैं, रीज़न क्या होता है? रीज़न ऑफ एक्सीडेंट्स। एक्सीडेंट्स कब होते हैं? फर्स्ट रीज़न केयरलेसनेस। बात आ रही है समझ में? जब कोई भी पर्सन जो होता है वो केयरलेस हो जाता है, वो चीज़ों को, सेफ्टी रूल्स को, इन सब को फ़ॉलो नहीं करता है, वो इतना केयरलेस हो जाता है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है, क्या चीज़ें समझनी है। तो उस कंडीशन में एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। अगर हम आराम से चलेंगे, अच्छे से सारे सेफ्टी रूल्स फ़ॉलो करेंगे, हम सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो एक्सीडेंट क्यों होगा? तो एक्सीडेंट का जो सबसे मेन रीज़न है, वो है एक्सीडेंट के लिए, सॉरी एक्सीडेंट नहीं, वो है केयरलेसनेस, ठीक है? इट कॉजेज़ हार्म टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। दूसरा और रीज़न बता दे रही हूँ मैं, व्हेन वी आर इन हरी। बात को समझो क्या कहना चाह रही हूँ मैं। जब हम कुछ ज़्यादा जल्दी में होते हैं ना, जब ज़्यादा जल्दी होती है, मान लो कहीं जाने के लिए हम लेट हो गए, तो हम फिर जल्दी-जल्दी करते हैं हर चीज़। जब हम ज़्यादा जल्दी में होते हैं ना, तब भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो ये चीज़ याद रखिए, एक्सीडेंट्स के 2 रीज़न, मेन रीज़न होते हैं। सबसे पहला और सबसे मेन जो रीज़न है वो है केयरलेसनेस, और सेकंड रीज़न जो है वो है व्हेन वी आर इन हरी। जब हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी में होते हैं तभी हमारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। अब रिज़ल्ट देख लो क्या निकलता है। रिज़ल्ट्स, रिज़ल्ट्स का मतलब एक्सीडेंट हो जाते हैं तो क्या-क्या चीज़ें होती हैं। एक्सीडेंट कोई अच्छी बात तो होती नहीं कि एक्सीडेंट हो जाएँगे तो हमें विटामिन ए मिलेगी, विटामिन सी मिलेगी या मिनरल्स मिलेंगे। ये सब तो होता नहीं है ना। तो क्या रिज़ल्ट्स निकलते हैं अगर एक्सीडेंट हो जाते हैं? सबसे पहले हार्म ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। सबसे पहली चीज़ कि जभी भी एक्सीडेंट होते हैं, तो हमारी लाइफ की और हमारी प्रॉपर्टी को हार्म होता है। कैसे? कि मान के चलो कोई इंसान बाइक पर जा रहा था और उसका एक्सीडेंट हो गया, तो क्या होगा? उसके चोट लगेगी? तो उसकी लाइफ को हार्म हुआ या नहीं हुआ? हाथ-पैरों में ज़्यादा तेज़ चोट लग गई, तो वो इंजर्ड हो गया, तो उसकी सब लाइफ हार्म हुई। साथ के साथ मान के चलो बाइक जो होती है, जिस बाइक से वो जा रहा था, वो बाइक भी कहीं से टूट-फूट गई एक्सीडेंट की वजह से, तो प्रॉपर्टी को भी क्या हो गया? हार्म हो गया, नहीं हो गया? मैंने दोनों आपको एग्ज़ाम्पल बता दिए कि लाइफ कैसे हार्म हुई और प्रॉपर्टी कैसे हार्म हुई। तो एक्सीडेंट का सबसे फर्स्ट और सबसे भयंकर जो रिज़ल्ट है, वो क्या है? लाइफ। लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर्टी भी इम्पोर्टेंट है, बट लाइफ हार्म होती है बेटा। हाथ-पैरों में लग जाए, ज़्यादा ज़्यादा तेज़ एक्सीडेंट हो जाए तो बहुत लग जाती है। तो लाइफ की और प्रॉपर्टी को हार्म करते हैं ये। दूसरा
gives pain and suffering। ठीक है, क्या बोल रहा है ये कि एक्सीडेंट हो जाएगा, कहीं चोट लग जाएगी तो पेन तो होगा ना, ये तो ऑब्वियस है ना बेटा, है या नहीं है ऑब्वियस, आप बताओ? जब किसी के चोट लग जाएगी तो उसको क्या होगा, पेन तो होना ही है, दर्द तो होगा ही होगा उसके, है ना? और सफरिंग का मतलब उसे इतने दिनों तक इतने दिनों तक पेन सहना पड़ेगा, इतने दिनों तक उसे परेशान होना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? इतने दिनों तक वो ज़्यादा तेज़ चोट लग गई तो कितने दिनों तक उसे परेशान रहना पड़ेगा, है कि नहीं? तो एक्सीडेंट्स के रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा बेकार रहते हैं। सबसे पहले तो आपने देख लिया और सेकंड भी देख लिया। अब आपने इसमें क्या दिया है, मोस्ट एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड इफ वी आर केयरफुल एंड फॉलो सेफ्टी रूल्स। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब बचाव, कि अगर हमारा एक्सीडेंट ना हो, हम ये सोचें कि हमारा एक्सीडेंट ना हो तो हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे बच सकते हैं? तो हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, तो हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। ठीक है, अब ज़्यादा ही किस्मत खराब हो कि आप गाड़ी चला रहे हो और सामने वाला सेफ्टी रूल्स फॉलो ना कर रहा हो, तो वो कंडीशन तो अलग हो गई। बट मैं आपको बता रही हूँ कि हमारी केयरलेसनेस की वजह से जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, कैसे हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है हम क्या फॉलो करें, सेफ्टी रूल्स फॉलो करें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इनको फॉलो नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट्स के लिए तो हम खुद ही इन्विटेशन दे रहे हैं ना। इसमें एक्सीडेंट्स की क्या गलती है? हमने इनवाइट किया एक्सीडेंट्स को, ठीक है? सो बाय फॉलोइंग द सेफ्टी रूल्स वी कैन अवॉइड द एक्सीडेंट्स, है ना? एंड जस्ट सेव आवर लाइफ। Okay. Safety rules should be obeyed at all times at home, school, office, market, and all other places. You must make it a habit to care of your own safety and that of others too. देखो बेटा, सेफ्टी रूल ऐसा नहीं है कि आप रोड पर साइकिल चला रहे हो या बाइक चला रहे हो या कार चला रहे हो तो ही आपको सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं कि लाइट रेड लाइट हो गई तो रुकना है, ग्रीन हो गई तो चलना है। ये तभी नहीं करना है। सेफ खुद को क्या रोड पर ही सेफ रखते हैं क्या? किसी का एक्सीडेंट ऐसे नहीं होता कि वो डेस्क से स्कूल में गिर गया और उसके चोट लग गई और ब्लीडिंग होने लगी, ये भी तो एक्सीडेंट ही है ना? या फिर वो घर पे है तो घर पे कोई चीज़ बन रही है उससे वो जल गया, तो ये भी तो एक्सीडेंट है। तो क्या सेफ्टी रूल्स अकेले रोड पर फॉलो करोगे क्या? सेफ्टी रूल्स आपको हर जगह पर फॉलो करने हैं जहाँ पर आपको एक्सीडेंट होने का खतरा है, जहाँ पर एक्सीडेंट हो सकता है। तो कहीं पर भी जैसे इन्होंने दिया है अपने होम पर भी सेफ्टी रूल्स फॉलो करने होते हैं घर पर, उसके बाद आपको कहाँ दिया है इन्होंने, स्कूल में भी, ठीक है? उसके बाद आपको दिया है कोई ऑफ़िस जाते हैं तो ऑफ़िस में भी, है ना? उसके बाद आपको दिया है मार्केट में भी और भी बहुत सारी जगह होती हैं। रोड तो मेन है ही, रोड पर भी, हर जगह जहाँ आप जा रहे हो, जहाँ पर एक्सीडेंट होने का खतरा है, तो वहाँ पर सेफ्टी रूल्स को आपको फ़ॉलो करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ यू विल सफर फ्रॉम एक्सीडेंट, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या देखना है आपको, बात समझिए मेरी, मैंने आपको क्या बोला कि सेफ्टी रूल्स आपको हर जगह पर फॉलो करने हैं, अपने लिए भी और दूसरों को भी, मतलब जो दूसरे आपके आस-पास कॉन्टैक्ट में रहते हैं, उनके लिए भी कोशिश करो कि वो भी सेफ्टी रूल्स फॉलो करें क्योंकि उनको भी अगर आप प्रोवाइड कर सकते हो, आप उनकी हेल्प कर सकते हो तो करो, ठीक है? सो व्हाट वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हाई वी सफर फ्रॉम एक्सीडेंट्स। हम एक्सीडेंट को सफर क्यों करते हैं, हमें एक्सीडेंट्स क्यों हो जाते हैं, क्या रीजन है इसका? तो सबसे फर्स्ट रीजन जो आएगा इसका वो होगा केयरलेसनेस। क्या होगा बेटा? केयरलेसनेस। केयरलेसनेस का मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया कि आप बाइक पे जा रहे हो या जो भी आपका, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो वो आपको याद ही होगा कि केयरलेसनेस दिखाते हो, सेफ्टी रूल्स वगैरह फॉलो नहीं करते तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो सबसे मेन जो रीज़न है वो केयरलेसनेस है। सेकंड रीज़न होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा जल्दी में रहते हैं ना, तो सारे काम उल्टे होने लगते हैं फिर। या तो आप पहले से खुद को प्रिपेयर करो या फिर आप जल्दी-जल्दी ज़्यादा करोगे तो आपको ही नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो जब हम ज़्यादा जल्दी में होते हैं, तो भी हमारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। और अगर एक्सीडेंट हो जाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकलता है? सबसे फर्स्ट जो दिया है इसमें हार्म ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी।
सेकंड दिया है आपको गिव्स पेन एंड सफरिंग, बता चुकी हूँ इनका मतलब मैं। प्रिवेंशन मतलब कैसे अवॉइड कर सकते हो आप एक्सीडेंट्स को, तो सेफ्टी रूल्स फॉलो करो, है ना? कहीं पर भी हो आप, घर हो, ऑफिस हो, मार्केट हो, रोड हो, और लाइक व्हाटएवर द प्लेस इट इज, डजंट मैटर, बट यू हैव टू फॉलो सेफ्टी रूल्स, है ना? आपको हर जगह पर सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, जिससे आप एक्सीडेंट्स वगैरह जो हैं उनको अवॉइड कर सकें। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। आप इन चीजों को ध्यान से समझोगे तभी उस वर्कशीट को कर पाओगे, है ना? चैप्टर के बेस, चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग पर ही है वो। अब मैम हमने आगे वो आप कर ली कर दी, स्विंग। तो आपने अगर मैम कर दी स्विंग है करनी थी। साफ-साफ, हाँ, हाँ, अगर आपने साफ-साफ हैंडराइटिंग में कर दी है तो डज़न्ट मैटर, आप क्या करना, आप उस जो मैंने प्रोसेस बताया वो प्रोसेस फॉलो करना, होमवर्क जैसे सेंड करना है, ठीक है? बट मेंशन योर नेम। कोई भी बच्चा ऐसे मत भेज देना बिना अपना नेम मेंशन किए, वरना बेवजह डाँट लग जाएगी और क्लास भी अटेंड नहीं कर पाओगे, ठीक है? नाउ लिस्टेन, अब आपको यहाँ पर दिया गया है बहुत सारी प्लेसेस पर, जैसे हमने पढ़ा कि हम अलग-अलग जगह पर हैं तो हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। तो अब यहाँ पर आपको डिफरेंट प्लेसेस बताई जाएँगी और वहाँ पर कौन-कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं, वो हमने डिस्कस करना है, ठीक है? चलिए, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर बुक में आपके किसकी बात की गई है? कहाँ पर? सेफ्टी एट होम, ठीक है? अगर आप घर पर हो, तो आपको खुद को सेफ रखने के लिए कौन-कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए। आ रही बात समझ में? अगर आप घर पे हो, तो आपको खुद को सेफ रखने के लिए सबसे पहला सेफ्टी रूल कौन-सा फॉलो करना चाहिए? डू नॉट प्ले विद, देखो, मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले डू नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट्स सच एज़ नाइफ, और क्या होते हैं नाइफ्स के अलावा? हाँ, नाइफ्स, ब्लेड्स भी हो सकता है, एटसेट्रा। ठीक है? सबसे पहली चीज़ आपको जो याद रखनी है अपने घर में, बहुत छोटे हो आप लोग, ठीक है? आपकी एज अभी बहुत कम है, तो आप अगर होम अपने घर पर हैं, तो सबसे पहला सेफ्टी रूल्स याद रखिए कि घर में जितने भी शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं, जिनसे आपके हाथ-पैर वगैरह कट सकते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलो मत, है ना? ये नहीं कि आप उनसे खेल रहे हो, तलवारबाजी कर रहे हो नाइफ को हाथ में लेकर, दैट इज़ वेरी रॉन्ग, आपका ही हाथ कटेगा। अगर आप ब्लेड यूज़ कर रहे हो तो भी यही होगा। तो सबसे पहले अगर आप अपने घर पर हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फॉलो द फर्स्ट वन रे सेफ्टी रूल, दैट इज़ डू नॉट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट्स सच एज़ नाइफ्स, ब्लेड्स, और भी बहुत सारी होती हैं शार्प ऑब्जेक्ट्स, सीज़र, है ना? तो सीज़र वगैरह जो सब है ना, तो जो भी शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं घर में, उनके साथ खेला मत करो। ठीक है? और लाइक मैचेस, डू सो इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडल्ट। अगर आप इनको यूज़ भी कर रहे हो बाय चांस, ऐसी बात नहीं है कि आपको भी कभी-कभी नाइफ वगैरह को यूज़ करने की या ब्लेड वगैरह को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ जाती है, जब आपको स्कूल वगैरह से कोई प्रोजेक्ट मिला है या आप कोई अपना चार्ट पेपर वगैरह बना रहे हो, तो आप अगर यूज़ करते भी हो इन चीज़ों को, तो घर में जो बड़े हों, आपके साथ में आपकी मम्मी, बड़े भाई वगैरह सब रहते हैं ना, तो किसी एडल्ट की प्रेज़ेंस में यूज़ करो, जिससे कि वो आपको बता पाए कि इसे कैसे यूज़ करना है, ठीक है ना? देखो, यूज़ तो आज नहीं तो कल करना ही है, बट अभी आपको यूज़ नहीं करना है, अभी आपको इनके साथ खेलना नहीं है। आप फालतू में खेलो इनके साथ, हाथ-पैर कट गए तो बहुत तेज़ लग जाएगी, ठीक है ना? तो आप अगर यूज़ करते भी हो तो एक किसी एडल्ट की प्रेज़ेंस में करो। ये तो फर्स्ट सेफ्टी रूल था जो आपको अपने घर में फॉलो करना है। सेकंड वन इज़, आपको सेकंड दिया है, डू नॉट टच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मतलब क्या है, आपके घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, जैसे कि क्या बताऊँ मैं आपको, आयरन होती है या कोई वायर वगैरह कहीं लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, हीटर होता है, और फ्रिज, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके घर में, फ्रिज, टीवी एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, तो उन्हें टच बेवजह मत करो, जिनका मतलब वायर वगैरह, ऐसे नहीं कि टीवी को टच मत करो, टीवी को तो टच करो, फ्रिज को भी टच करोगे तभी काम चलेगा। मतलब कहने का मेरा ये है कि मान के चलो आपके घर में स्विचेज़ वगैरह हैं, स्विचेज़ हैं और प्लग है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं।
वायर भी कहीं से निकला हुआ है, मोटर वोटर लग रही है तो आपका वायर कटा हुआ है। अब आप क्या करोगे ना, स्विच के साथ क्या करते हो, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ खेलते हो आप लोग उसके साथ। ठीक है ना? स्विच के साथ यही तो करते हो, ऑन ऑफ करते रहते हो, खेलते रहते हो। तो क्या होता है, कभी-कभी उसमें करंट आ जाता है, तो जिस वज़ह से आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो ये स्विचेज़, प्लग्स, इन सब के साथ टच मत करो गीले हाथों से। गीले हाथों से कभी भी स्विच को टच मत किया करो बेटा, आपको चांसेस रहते हैं कि आपको करंट लग जाए। है ना? तो याद रखिए, आपके वेट हैंड हो, वेट आपका कोई भी तरीके से इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को टच मत करो। अगर नहीं भी लगना होगा तो भी गीले हाथों से तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से आपको करंट लग ही जाएगा, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ठीक है? तो सबसे पहली बात, स्विचेस, प्लग्स वगैरह इनको अपने गीले हाथों से टच ना करें, वरना आपको क्या लग जाएगा? इलेक्ट्रिक शॉक। ओके? नाउ नेक्स्ट सेफ्टी रूल्स that should be followed at home is while working in the kitchen, do not wear nylon or synthetic clothes. क्या लिखना है इसमें? In kitchen, do not wear nylon or synthetic clothes. जब भी आप किचन वगैरह में कोई काम कर रहे हो, कोई भी काम करने जा रहे हो, तो ये याद रखो कि वहां पर नायलॉन के या फिर सिंथेटिक क्लोथ्स को वियर मत करो। क्यों नहीं करो भई? क्या परेशानी है? क्योंकि जो नायलॉन या फिर सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं, ये फायर को बहुत जल्दी कैच करते हैं। है ना? फायर जो होती है उसको बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं, और बाय चांस मान के चलो ऐसा कोई कंडीशन बन गई कि जिसमें सिंथेटिक क्लोथ्स वगैरह ना इज़िली, गैस वगैरह तो जलती रहती है ना किचन में, उससे फायर कैच कर ली तो आग लग जाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए हमेशा कि किचन वगैरह में जभी भी कोई काम कर रहे हो आप लोग, तो सिंथेटिक क्लोथ्स वियर मत करो। आपसे पूछा जाए क्यों नहीं करें? क्योंकि सिंथेटिक क्लोथ्स बहुत जल्दी फायर कैच करते हैं। आ रही है बात समझ में? सिंथेटिक क्लोथ्स बहुत जल्दी फायर कैच कर लेते हैं। चेक टू नो इफ द वेसल इज हॉट बिफोर पिकिंग इट अप। यूज अ कॉटन क्लॉथ्स और टोंग्स टू हैंडल हॉट ऑब्जेक्ट्स। घर में बहुत सारी चीजें हैं, मान के चलो मिल्क है, वही बॉयल हो रहा है ना? कोई बोल वगैरह में, कोई भी कंटेनर है, कोई भी चीज गर्म हो रही है, सब्जी बन रही है कहीं कढ़ाई वगैरह में, है ना? तो क्या होता है, आप लोग उसे एकदम से टच मत करो, क्योंकि वो हॉट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। आप टच करोगे, आपका हाथ जल जाएगा। तो आप कभी भी कोई भी खाना बन रहा हो, गैस पर कोई भी चीज़ रखी हुई हो, जिसे हाथ से उठाना हो, तो एकदम से एक्साइटेड होकर उसे हाथ से मत उठाया करो। क्या किया करो, एक कॉटन का क्लॉथ लिया करो और कॉटन के क्लॉथ से पकड़ो उस ऑब्जेक्ट को, तब उठाओ। तो क्या है इसमें, एक चीज़ और आ गई, डू नॉट पिक हॉट ऑब्जेक्ट्स विद हैंड्स। आई बात समझ? अपने हाथों से गरम ऑब्जेक्ट जो होते हैं किचन के अंदर, उनको अपने हाथों से मत उठाओ। तो फिर किससे उठाओ? कॉटन क्लॉथ से, जिससे आपके हाथ ना जलें। अच्छा, आपसे अगर ये बोला गया यहाँ पर कि किचन में सिंथेटिक क्लॉथ्स मत वियर करो, है ना? क्योंकि वो फायर कैच कर लेते हैं। तो फिर कौन से क्लॉथ्स वियर करें भई किचन में? आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि अगर सिंथेटिक क्लॉथ्स तो वियर नहीं करेंगे, चलो हमने मान लिया आपकी बात, लेकिन फिर कौन से क्लॉथ्स वियर करें किचन में? तो किचन में आपको कॉटन के क्लॉथ्स वियर करने चाहिए। कौन से? कॉटन क्लॉथ्स। Okay, you should keep this point in your mind that we should wear cotton clothes when we are working in kitchen. लास्ट आपको दिया है जो रूल, वो आपको क्या दिया है? टर्न ऑफ गैस, केरोसिन और इलेक्ट्रिक स्टोव बिफोर लीविंग द किचन। टर्न ऑफ, आजकल तो गैस ही यूज होती है, तो गैस बिफोर लीविंग द किचन, बिफोर लीविंग द किचन। ठीक है? क्या कहना चाह रही हूँ मैं, उसे ध्यान से समझना। आपने कोई काम किया, मतलब आप अपनी मम्मी को भी बताओ ना ये चीज। जरूरी थोड़ी है कि आप तो अभी बहुत छोटे हो, किचन में काम नहीं करते, तो आप अपनी मम्मी को बता सकते हो कि अगर किचन में काम हो चुका है, गैस का काम खत्म हो गया, खाना किसी भी चीज पर बन सकता है, गैस पर बन सकता है ना? इलेक्ट्रिक स्टोव वगैरह हैं जिनमें केरोसिन डलता है। स्टोव तो देखे होंगे आपने, आपके घरों में होगा एक आध स्टोव जिनमें केरोसिन डल के खाना बनाया जाता है। तो अगर आपका गैस पर या स्टोव वगैरह पर खाना बना है और बन चुका है,
तो उसके बाद क्या करो, गैस को बंद कर दो नीचे से। सिलेंडर में ऑप्शन नॉब देते हैं ना, सिलेंडर जो आपको दिया था उसमें नॉब बना के मतलब रेगुलेटर जो रहता है उसमें नॉब बना के दे दो, वो नीचे से नॉब को बंद कर दो, गैस बंद हो जाएगी। ऐसे इलेक्ट्रिक स्टोव जो है किचन को, मतलब किचन में काम खत्म हो गया, उसके बाद किचन को छोड़ने से पहले गैस वगैरह जो भी है उसे बंद कर दो, ठीक है। कोल फायर शुड ऑल्सो बी पुट आउट व्हेन नॉट बीइंग यूज्ड। मान के चलो कोयले वगैरह से आग जलाई गई है ना? इससे कोयले वगैरह से अगर हमने आग वगैरह लगाई हुई है और उस पर खाना बन रहा है, तो उसमें भी ध्यान रखें कि जब तक वो कोयले बुझ ना जाएँ, तब तक किचन को लीव ना करें, या फिर किचन को लीव करें तो उन कोयलों का कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करें, उन्हें बुझा के रखें। ठीक है? तो दीज़ आर दी सेफ्टी रूल्स व्हिच शुड बी फॉलो एट होम। आपने देखे यहाँ पर ये वाले रूल्स हैं, इनको आपको जब फॉलो करना है जब आप अपने घर पर हो, है ना? इनको याद रखिए, आप छोटे हो, आपको ही ज़्यादा ज़रूरत है अभी सेफ्टी की, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट इज़ इन द अदर रूम्स एट होम। इसमें बोला है अभी वो थोड़ा-सा चलिए देख लेते हैं। इन द अदर रूम्स का मतलब अदर रूम्स वगैरह हैं, एक रूम से दूसरे रूम में हैं, तो वहाँ पर आपको घर में कौन-कौन से सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, वो देख लेते हैं, ठीक? सबसे पहले आपको बोला है इमीडिएटली वाइप एनी लिक्विड दैट हैज़ बीन स्पिल्ड ऑन द फ्लोर, अदरवाइज़ समवन मे स्लिप ऑन द वेट फ्लोर। है ना? क्या बोला गया है? फर्स्ट ऑप्शन, डू नॉट लीव द फ्लोर वेट। व्हाट डज़ इट मीन? आपके घर में अगर पानी-वानी फैल गया है फर्श पर, ज़मीन पर पानी फैल गया है, तो ऐसे नहीं कि उसे वहीं पर फैला रहने दो। अगर पानी फैल गया है तो तुरंत उसके ऊपर क्या कर दो, उसे वाइप आउट कर दो। वाइप आउट मतलब वाइपर होता है ना सबके घर में, तो उस पानी को वाइपर से हटा दो या मॉपिंग कर दो। मॉपिंग का मतलब पोंछा लगाना, है ना? तो पानी वगैरह अगर कहीं फैल गया है फर्श पर तो तुरंत वहाँ पर या तो वाइपर से उसे पानी को हटा दो या फिर पोंछा लगा दो। क्योंकि अगर कोई भी आया हुआ भागता हुआ आगे से आया, कोई चलता हुआ आया है और उसे पानी नहीं दिखा तो क्या होगा बेटा? वो स्लिप हो जाएगा वहाँ पे और उसके चोट लग सकती है। तो इसलिए पानी को कभी भी फर्श पर फैला के मत रखो, फ्लोर को कभी भी वेट मत छोड़ो, गीला मत छोड़ो। हुँ? माइक ऑफ करो भारती। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका, डू नॉट लीव एनीथिंग फ्लाइंग अराउंड द फ्लोर, समवन कैन स्टेप ऑन देम एंड गेट हर्ट और इंजरी। इसमें है डू नॉट लीव थिंग्स lying ऑन फ्लोर। जैसे बहुत सारा सामान होता है घर में, आपके टॉयज वगैरह हैं या और छोटी-छोटी चीजें वगैरह हैं, मान के चलो वो फर्श पर फैली हुई हैं, है ना? अगर वो फर्श पर फैली हुई हैं तो आप उन्हें फैला हुआ मत रहने दो। क्या-क्या होता है कभी नीचे नहीं देखता है इंसान, ऊपर देखता हुआ आ रहा होता है और उसका पैर वगैरह अटक गया तो गिर सकता है। इसलिए इधर-उधर चीज़ों को फर्श पर फेंका मत करो, सामान को उठा के रखिए। Next है small children should not touch electrical appliances nor should they to try to repair electrical wires, plugs और fuse। ये हम बता चुके हैं कि घर में स्विचेस वगैरह हैं या वायर वगैरह हैं उनको टच मत करो गीले हाथों से भी और वैसे भी। और ये ट्राई मत करो कि प्लग आप ठीक कर लोगे या स्विच अगर खराब हो गया तो आप ठीक कर लोगे, आपको करंट लग सकता है, तो डू नॉट ट्राई इट, ओके। उसके बाद है डू नॉट टेक एनी मेडिसिन विदाउट शोइंग इट टू योर पेरेंट्स फर्स्ट। तो थर्ड आपका सुनिए, डू नॉट टेक एनी मेडिसिन ऑन योर ओन। क्या है कि कोई भी दवाई आपको मिल गई है, आपकी तबीयत खराब हो रही है और आपने वो दवाई खा ली, तो ऐसा मत किया करो। कोई भी दवाई अपने पेरेंट्स से बिना पूछे नहीं खानी चाहिए, खुद से कोई भी दवाई नहीं खानी चाहिए। अगर आप कोई भी मेडिसिन खा रहे हो, कोई भी टैबलेट खा रहे हो, तो पहले उसके लिए इन्फॉर्मेशन आप अपने पेरेंट्स को दो। अगर वो बोलें खा लेनी है तो खाओ, अदरवाइज़ ना खाओ। एंड लास्ट आपको दिया है इन केस अ पर्सन गेट्स एन इलेक्ट्रिक शॉक द सोर्स ऑफ करंट शुड बी स्विच्ड ऑफ इमीडिएटली। ये आपको क्या बोला है, अगर किसी पर्सन को मान के चलो इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है ना? अगर किसी भी इंसान को क्या लग जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, तुरंत स्विच ऑफ कर दीजिए करंट, जहाँ से भी करंट आ रही है। मीटर से आती है ना, मीटर में एमसीबी नहीं होती?
सबके होती है, आप जानते हो एमसीबी किसे बोलते हैं। अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लग गया है, करंट लग गया है, तो इस चीज का ध्यान रखें कि उसको इलेक्ट्रिक शॉक अगर तेज लग रहा है तो आप तो कुछ कर नहीं सकते, आप अगर टच करोगे तो आपको भी लग जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें, जहां से मेन सप्लाई हो रखी हो वहीं से आप क्या करें, वहां से आप उसको बंद करते हैं। जैसे कि एमसीबी वगैरह होती है ना, तो उसको डाउन कर दो तो करंट का फ्लो ही रुक जाएगा और इंसान बच जाएगा। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखें क्योंकि करंट वगैरह लगते रहते हैं। तो आपने इतना डिस्कस कर लिया कि होम पर ये सारे होम पर ही अप्लाई होते हैं सेफ्टी रूल्स, जो आपको अपने घर पर फॉलो करने चाहिए। ठीक है, और जो जरूरी भी है, यू नो दैट कि हर चीज जरूरी होती है, तो आप लोग इन सारे सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे सभी की सभी। किसी भी तरीके का कोई मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप केयरलेसनेस सिखा दो। आप अगर केयरलेस हो जाओगे तो नुकसान किसको होगा, अभी अभी पढ़ा है ना हमने, आप ही को होगा ना, आप ही का एक्सीडेंट हो सकता है ना। तो ये याद रखिए कि चीजों को समझिए, सेफ आपको रहना है, आपको खुद की देखभाल खुद करनी है। ठीक है ना, कोई दूसरा नहीं करने आएगा। आप इतने भी छोटे नहीं हो कि सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज जो हमें पढ़ना था वो हम आज इतना ही पढ़ेंगे। अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी जो आपने अभी चैप्टर पढ़ा है उससे रिलेटेड, और आप उसके आंसर्स करेंगे। ठीक है, सो चलिए क्वेश्चन पूछते हैं, जिसको भी आंसर पता हो वो हैंड रेज करना। ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ एक्सीडेंट्स? व्हाट इज द मेन रीजन ऑफ एक्सीडेंट्स? किसी को भी नहीं पता? दो बच्चों को पता है। अभी तक इतनी सारी रामायण खत्म हो गई और आप लोगों को अभी यही नहीं पता कि एक्सीडेंट का मेन रीजन क्या होता है। इतने से बच्चों को पता है बस। बताइए इसका आंसर खुशी। मैम केयरलेसनेस। वेरी गुड, केयरलेसनेस। जब हम केयरलेस हो जाते हैं तभी हमारे एक्सीडेंट होने का सबसे बड़ा रीजन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, why should we not wear synthetic clothes in kitchen? Why should we not wear synthetic clothes in kitchen? Raise your hand. इसका आंसर मयंक गर्ग आप दो। बताओ मयंक। मयंक बोलिए बेटा। मैम क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज that why should we not wear synthetic clothes in the kitchen? किचन में सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए। मैम हम्म, बोलो। अरे मैम तो कहीं को सोचो मुझे हो रहा है। माइक ऑफ कर लो अब मयंक आप। चलो तेजस्व आप बताओ। कॉटन क्लॉथ्स। बेटा मैंने आपसे क्या पूछा है, आप क्या आंसर कर रहे हो? मैं कह रही हूँ कि किचन में सिंथेटिक क्लोथ्स क्यों नहीं वियर करने चाहिए? बताओ। काव्या सिसोदिया आप बताओ। काव्या। बेटा मैंने पूछा, आप क्वेश्चन, आवाज नहीं आ रही आपकी। तो बताओ। Not wear synthetic clothes in the kitchen because they catch fire easily. वेरी गुड, दैट इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल करेक्ट दिया आपने आंसर। हमें सिंथेटिक क्लोथ्स इसलिए वियर नहीं करने चाहिए क्योंकि वो फायर बहुत इजीली कैच कर लेते हैं। तो हमें कौन से क्लोथ्स वियर करने चाहिए, इसके लिए हैंड रेस करिए। विच टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड वी वियर इन किचन? बताओ मयंक। Cotton cloth. हाँ, कॉटन क्लोथ्स, ठीक है, गुड।
Now next question is that why should we not touch the electrical switches with wet hands? Why should we not touch the electrical switches with wet hands? इसका आंसर कौन देगा? आर्तिका दो. We should not touch electric wires with wet hands because it catches electric, electric, and it gives shock to us. हाँ, आप बोल सकते हो. We should not touch the electrical switches with wet hands because we can get an electric shock. Okay. Now next question सुनिएगा ध्यान से. हाँ. Why should we not leave the floor wet?